सभी मित्रों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हमारे मित्र द्वारा एक महत्वपूर्ण सवाल आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है और इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है, क्योंकि जो इसका जवाब अभी मैं देने जा रहा हूँ उसे पूरा सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी और हमारे पुराने हजारों साल पुराने हमारी जो सभ्यता थी, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, उनकी मानव चेतना का विकास कितना हो चुका था। चूँकि हम बहुत ही उन सभ्यताओं से कट चुके हैं, या बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके अनेकों कारण हैं पतन होने के, जिनके बाद हम वो सारी चीज़ें हमसे बहुत दूर हो जाती हैं, या फिर भाषा का ज्ञान न होने की वजह से, इंटरकनेक्शन ना होने की वजह से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और जब समझते भी है तो उसे वर्तमान स्थिति के तौर पे हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, आज प्रेमचंद की कहानी है दो बैलों की। उन दो बैलों की कहानियों को कोई पढ़े, या फिर कछुए और खरगोश की कहानी को पढ़े आज, तो वो समझ सकता है कि उसके मायने क्या है। और जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में खरगोश दो पैरों पे दौड़ता हुआ दिखाता है, कछुए का और खरगोश का रेस हो रहा होता है, वे लोग हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आज की जो सभ्यता है अगर वो नष्ट हो जाए, लेकिन ये जो वीडियोस है वो पड़े रहें, और कल ये कोई किसी और सभ्यता को इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट दिखे, क्रिस जैसी मूवी का, स्पाइडरमैन या और भी बैटमैन जैसे मूवियों का अगर कैसेट पड़ा रहे, और दूसरी सभ्यता जब विकसित हो जो हमसे इंटरकनेक्ट ना हो, और उस वीडियो को अगर वो चलाएंगे तो उसमें उन्हें देखने को मिलेगा कि लोग उसमें उड़ रहे हैं, कछुआ उसमें हिंदी बोल रहा है, खरगोश उसमें हिंदी बोल रहा है। इन बातों को वो देख करके उन्हें ऐसा ही लगेगा कि काश ऐसा समय होगा जहाँ पे लोग हवा में उड़ते होंगे, क्योंकि वो क्रिस को उड़ते हुए देख रहे हैं, वहाँ कछुए को बोलते हुए देखा जा रहा, तो वे समझेंगे कि एक समय ऐसा था जब जानवर बोलते होंगे। और ये भ्रम उन्हें बहुत भ्रमित करेगा, ये बातें, ये कहानियाँ, क्योंकि उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आज भी उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। हम उन बातों को और उन कहानियों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनसे हम कुछ चीज़ें सीख सके, समझ सके। उसी प्रकार से जो ग्रंथ आज बचे हुए दिखते हैं हमारे सामने, जो हजारों साल पुराने हैं, और उनकी कहानियाँ जिसे हम पुराण कहते हैं, पुराण का मतलब ही होता है जो पुराण है, बहुत पुराना स्तर से चले हुए आ रहा है, बहुत पौराणिक समय से चले हुए आ रहा है। श्रुति का मतलब ही होता है कि हम उसे सुनते हुए ये कहानियाँ हमारे तक पहुँची हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें परदादा ने दादा को सुनाई, दादा ने पिता को सुनाई, पिता से हम सुने, हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। स्मृति मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहानियाँ हमें याद रह गई हैं, और वो स्मृति के तौर पे मेरे से हर एक जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हुए चली जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो जिन्हें हम एक पात्र के तौर पे देखते हैं, और हमें वो दिखता है कि जैसे कि वो कोई व्यक्तित्व है, लेकिन मैं व्यक्तित्व के तौर पे उस चीज़ों को नहीं देखता, क्योंकि संसारी और आध्यात्मिक में यही अंतर है कि संसारी उसे रियलिस्टिक चीज़ों से जोड़कर देखता है, भौतिक चीज़ों से जोड़ के देखता है कि उसका उसी तरीके से उसका स्वरूप होगा।
और इस चीज़ को मैं डिटेल में मूर्ति कला का जो विषय है उसमें समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और आप ज़रूर समझेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों बनाया गया और इसका स्वरूप इस तरीके से क्यों तैयार किया जाता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए, जो कि माइंड का जो स्टेटस ऑफ माइंड, ये इलॉजिकल चीज़ों को समझने में ज़्यादा सक्षम है। ऐसी चीज़ें जो अद्भुत हो, जो एकदम से भौतिक चीज़ों, जो रियलिटी से अलग हो, उन चीज़ों को याद करने में हमारा दिमाग बहुत सक्षम होता है। तो कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रख ले, ताकि वो आगे भी आपके भविष्य में काम आएगा हर चीज़ को समझने में। एक तो वो कि किसी भी चीज़ को हम चित्रण के द्वारा याद कर पाना ज़्यादा बेहतर है उसे रट करके याद करने के मुकाबले में। इसीलिए आज चाइना, जापान या बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, देश हैं, और साथ ही आज भारत में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को कहानियों के माध्यम से, चित्रण के द्वारा, कार्टून के द्वारा और डायग्राम के द्वारा, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डायग्राम के द्वारा उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों को पहले तक हम लोग लिखित तौर पे समझने की कोशिश करते थे। लेकिन डायग्राम को, एक चित्रण को, एक पिक्चर को हमारा माइंड ज़्यादा कैच करता है। एक स्टोरी के थ्रू हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमारा माइंड बहुत तेज़ी से उस चीज़ को कैच करता है। जैसे कि एक बच्चा पोयम रट करके याद नहीं कर पाता, लेकिन एक पूरा का पूरा गाना याद कर लेता है। एक बच्चा पोयम याद नहीं कर पाता, लेकिन एक मूवी को याद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो संगीत के माध्यम से या फिर चित्रण के माध्यम से, या आज के भी तरीके में जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को नाचते हुए उसे सिखाया जा रहा है, तो किसी ना किसी बॉडी और माइंड का कनेक्शन बना करके उन चीज़ों को याद करने की जो क्षमता इंसानों में है वो कैच ज़्यादा कर पाता है। अगर माइंड और फिजिकल और मेंटल तरीके से अगर उस चीज़ों को एक्टिविटी के तौर पे उसे सीखने की कोशिश की जाए तो हम उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं। दूसरा, हम कोई भी चीज़ें जो अनरियलिस्टिक टाइप से, अनरियलिस्टिक, जैसे कि अगर कोई पौधा छोटा है तो उसे बड़ा दिखा दिए, कछुआ 4 पैर पे चलता है उसे 2 पैर पे खड़ा कर दिए, खरगोश 4 पैर पे चलता है उसे 2 पैर पे खड़ा कर दिए, कोई ऐसे जानवर जो उड़ते नहीं है लेकिन उसे उड़ता हुआ दिखा दिया। तो अनरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग उसे ज़्यादा कैच करता है और उसे याद करने की क्षमता ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रखता है। जो इलॉजिकल हो, ऊपर से उसका रियल साइज ना दिखा करके चींटी को बड़ा दिखाना, जानवरों को बोलते हुए दिखाना, इस तरीके से किसी भी तरीके का उपयोग करके, पहले भी इन चीज़ों का उपयोग करके बड़े बड़े विश्वविद्यालय, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था, और आज भी उन्हीं तरीकों का उपयोग करके हम सीख रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। आज के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ बहुत ईजिली वे में उन चीज़ों को सिखाने का, प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, और उन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो प्रयोग आज प्रोजेक्ट के माध्यम से या एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल के माध्यम से आज बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसी प्रकार हजारों वर्ष पूर्व गुरुकुलों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे लगभग 70 यूनिवर्सिटीज़ थी पूरे के पूरे भारत में, उन जगहों पे अध्यात्म और भौतिकी की शिक्षा डायग्राम के माध्यम से हो, चित्रण के माध्यम से हो या कहानियों के माध्यम से हो, उसे समझाने की कोशिश की जाती थी। तो आज ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो विषय है कि इनका क्या महत्व है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है हमारे जीवन में, और इसी के तौर पे इन्हें दिखाने की कोशिश की गई। किसी भी चीज़ को हमें समझाने के लिए उनको एक प्रतीक के तौर पे सामने रखना पड़ा कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि मुख्यतः 3
चीजों से मिलकर के बनी हुई है, 3 शक्तियों से। जिस प्रकार से कोई भी चीज जिसे हम आज देखते हैं, जो भी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, जिसे देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सारी चीजें 3 शक्तियों से मिलकर बनी हुई है। और वो 3 शक्तियां विज्ञान के आधार पे, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन जिसके अंदर प्लस और माइनस समान अवस्था में स्थित है। एक खास बात कि आज तक हम ये समझ रहे थे कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं। शून्य का मतलब -1 + 1 = 0 होता है। इसका मतलब कि जीरो के अंदर प्लस और माइनस समान स्तर पे और समान अंकों में, समान मास में अवेलेबल होता है। जीरो सिर्फ जीरो नहीं होता है, जीरो के अंदर प्लस और माइनस दोनों ही बराबर बराबर अवस्था में स्थित होती है। उसी तरीके से जो न्यूट्रॉन है वो भी प्लस और माइनस के समान स्थिति का नाम है, जहाँ पे प्लस और माइनस समान। भले ही कुछ चीज़ें आज आपको मेरी बातें अलग लग सकती है, हो सकता है कि साइंस से मिलती जुलती भी हो, और कुछ चीज़ें साइंस से बाहर की आपको लग सकती है कि ऐसे रिसर्च तो अभी तक नहीं आए। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जो कि एक समय माना नहीं गया, लेकिन एक समय के बाद उसे स्वीकार करना पड़ा। हाइपोथेसिस के जरिए, परिकल्पनाओं के जरिए उन्हें माना गया। इनके कोई सबूत, सापेक्ष सबूत, प्रत्यक्ष सबूत आज तक नहीं हुए हैं। एक जो दावे ठोके गए वो 10 साल बाद उसी दावे को नकार दिया गया। आज साइंस की खोज, विज्ञान की खोज थोड़ी सी बहुत बेहतरीन है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में वो और ज़्यादा जब बेहतरीन होगी तो जिन चीज़ों को जैसे वो पहले मानती नहीं थी, जैसे आज से 100-200 साल पहले यही नहीं माना जाता था कि एटम्स के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं। पहले वैज्ञानिकों ने दावा ठोका कि एटम्स के अलावा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही अंतिम है। लेकिन बाद में इस दावे को भी ठुकराया गया और बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी क्वार्क्स में बढ़ते हैं, और क्वार्क्स में बढ़ते हैं। पहले एटम ही अंतिम था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही अंतिम था। उससे पहले सिर्फ परमाणु ही। पहले लोग कहते थे कि सिर्फ परमाणु है, अणु है, एटम्स है। उनके अंदर जब टूटी तो 3 तरह की चीज़ें, एनर्जी दिखी कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फिर वो भी टूटे तो आज लोगों को लग रहा है कि नहीं, क्वार्क्स नाम की भी चीज़ें कुछ है। उसी आधार पे जो मेरा अपना अनुभव कहता है, जो मैंने अपने रिसर्च, अपने ध्यान साधना से जाना, उसके अनुसार अभी और भी डीप जाने की ज़रूरत है। और मैं जिस हाइपोथेसिस और जिस परिकल्पना की बात कर रहा हूँ, कल चल करके हो सके तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के, कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बराबर मात्रा में उसमें समाहित है। तो इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अगर वर्तमान की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हम एक गाड़ी का उदाहरण दे सकते हैं, एक जीवन का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे गाड़ी में जो ब्रेक, वो ब्रेक इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन हो सकता है, आप मानते चले। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सिर्फ ब्रेक से गाड़ी चल सकती है, तो नहीं चल सकती। अगर सिर्फ ब्रेक दबाए रखें तो गाड़ी नहीं चलेगी।
उसी तरीके से प्रोटॉन स्लेटर है। तो क्या सिर्फ स्लेटर ले तो क्या गाड़ी चल सकती? नहीं, सिर्फ स्लेटर से भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो क्या सिर्फ स्लेटर और ब्रेक हो तो भी गाड़ी चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी। उस गाड़ी के लिए न्यूट्रल एक व्यक्ति चाहिए। जो व्यक्ति उस गाड़ी पे सवार होता है वो व्यक्ति न्यूट्रल होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो प्लस करती है, और जब जरूरत पड़ती है परिस्थितियों के अनुसार तो वो माइनस करती है, मतलब ब्रेक दबाती है। तो आप अपने जीवन में भी देखते होंगे कि जब हमें ड्राइवर की भांति जो होते हैं, हम एक न्यूट्रल के भांति होते हैं। जब एक बाइक राइडर होते हैं तो जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमने ही ब्रेक लिया, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हमने ब्रेक लिया, ज़रूरत के हिसाब से हमने प्लस किया। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी चल रहा है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो ये तीन चीज़ें हमारे साथ भी काम कर रही होती है। आप अपने बचपन का तस्वीर देखें तो उसमें कुछ चीज़ें प्लस हुई और उसी में कुछ चीज़ें माइनस हुई हैं। एक ही समय में हमारा प्लस होना और हमारा माइनस होना एक साथ हो रहा होता है। हमारा प्लस होना और हमारा माइनस होना एक साथ हो रहा होता है। हम बचपन में से जो कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, हड्डियां जुड़ती हैं, मांसपेशियां जुड़ती हैं, और हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो जुड़ती है, एक ही समय में जुड़ भी रही है, और एक ही समय में जो हमारा बचपन का जो तस्वीर है वो घट भी रहा है। जो बचपन का स्वरूप है उसमें से माइनस हो रहा है, और उसी समय से हम में से कुछ उसमें जुड़ भी रहा है, जिसके वजह से हमारा चेहरा बदल भी रहा है। तो आप लगातार कोई तस्वीरों को देखेंगे आप इकट्ठा करके, और एक मिनट में उसे सारे 20 साल की जर्नी के फोटोज को एक साथ चलाएंगे तो देखेंगे एक उसी समय में उस तस्वीर में कुछ चीज़ें ऐड हो रही है जिसकी वजह से चेहरा चेंज हो रहा है, और उसी क्षण कुछ चीज़ें माइनस हो रही है। और वो माइनस क्या हो रही है? जो पहले का पल था वो चीज़ें माइनस, जो पहले का फोटो था वो माइनस होते चला जा रहा है। तो एक ही समय में वो चीज़ें प्लस होती हैं और एक ही समय में वो चीज़ें माइनस होती हैं। तो इस तरीके से वो चक्र चलता है, और हम मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं। और वो चीज़ें जिस तरीके से एक गाड़ी का जो चक्का होता है या जो रथ का जो एक पहिया होता है, एक कील पे अटका हुआ रहता है और कील वहीं के वहीं रहती है और चक्का सराउंडिंग ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, उसी तरीके से हमारा जीवन का चक्र भी न्यूट्रल स्थिर रहता है, और उसके आसपास प्लस माइनस जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, और जीवन और मृत्यु का चक्र लगातार चलते रहता है। कोई भी चीज़ का बनना और फिर उसका विनाश होना, उत्पत्ति होना, विनाश होना, उत्पत्ति होना और विनाश होना, ये लगातार इस सृष्टि में चल रहा होता है। तो हमारा जीवन भी इस तरीके से बनता है, बिगड़ता है, बनता है, मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। इस तरीके से वो चक्र चलते रहता है। तो ये तीन शक्तियाँ मुख्यतः उस समय के लोगों ने और ध्यानियों ने इस चीज़ों को और इस शक्तियों को खोज निकाला था कि ये तीन शक्तियाँ ही पूरी दुनिया को संचालित कर रही हैं। तो एक जो बनाने का क्रम है, जो सृजन करने का जो क्रम है, जो सृजन करने का जो काम है वो प्रोटॉन करता है, जो कि प्लस है। उसी को आज से हजारों साल पहले यूनिवर्सिटीज़ में ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्मा वो जो सृजन करता है, और जो चीज़ें विनाशक थी, जो शक्तियाँ जो विनाश करती है, उसी समय जो माइनस होती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो विनाश करता है, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, जो इससे विनाश वाली शक्तियाँ हैं, उसे ही महेश कहा जाता था पहले की भाषा में। और जो शक्तियाँ जिसमें प्लस और माइनस दोनों निहित होती थी और जो न्यूट्रल होता था, उसे ही विष्णु कहा गया था, जिसे आज विज्ञान की भाषा में ब्रह्मा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। उसी को आध्यात्मिक भाषा में और आज से हजारों साल के पहले शब्दकोशों में ब्रह्मा और विष्णु और महेश के नाम से इसका चर्चा चलता था। अगर आने वाले समय में देखिएगा ऐसा होगा, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तेजी से, कल आने वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक कार्टून के जरिए जब समझाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें तस्वीर का उपयोग होगा ही होगा।
और जब वो तस्वीर का उपयोग हो जाएगा किसी बच्चों को समझाने के लिए, और वो सभ्यता अगर नष्ट हो जाती है, और फिर हजारों साल बाद अगर वो किताबें मिलती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक व्यक्ति के तौर पे दिखाया गया है कि वो किसी चीज का सृजन कर रहा है, उसी तरीके से किसी चीज को इलेक्ट्रॉन को जो कि विनाश का है, उसे तस्वीर में दिखाया जाएगा कि वो किसी चीज का विनाश कर रहा है। अगर किसी ऐसी प्रोटॉन को दिखाना हो तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी चीज का सृजन कर रहा है, और कोई ऐसे व्यक्ति को भी दिखाया जाएगा जो न्यूट्रल खड़ा है और दोनों चीजों को नियंत्रित कर रहा है। ऐसे तस्वीर आने वाले समय में भी डायग्राम बनाए जाएंगे, चित्रण बनाए जाएंगे आने वाले बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन हजारों साल बाद हो सकता है उन्हें भी भ्रम हो जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की कोई चीजें भी होती है, ऐसे व्यक्ति होते हैं क्या, जिस तरीके से आज हम भ्रम में हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही आध्यात्मिक नाम हजारों साल पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता था। और ये जानकारी कहाँ तक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, ये आप अपने जीवन में, अपने शिक्षण क्षेत्रों में, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसे आप अपने प्रैक्टिकल तौर पे अपने लैब में इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक ही समय में प्लस भी होती है, और उसी क्षण जिस समय वो प्लस हो रही होती है उसी समय वो माइनस भी हो रही होती है दूसरी चीज़ों से। चूंकि यहाँ तक ये इन चीज़ों को बतलाया गया है, ये मोटा मोटा है, ये भी अभी मोटा मोटा उदाहरण। अगर इसके डीप जाकर के मैं बोलूँ तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसकी डीप की चीज़ें यही है कि अगर साइंस अगर इसे और भी डीप में जाकर के देखने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एनर्जी ही दिखेगी, और वो एनर्जी भी पकड़ में नहीं आ सकती। लेकिन उस एनर्जी को भी आज साइंस ने देखा कि वो एनर्जी भी एक ही समय में प्लस और एक ही समय में माइनस का काम कर रही है, अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। उसे बिहेवियर को पकड़ पाना असंभव सा उन्हें लगता है। वो एनर्जी ही है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उस एनर्जी को एक्चुअल वो एनर्जी फिर भी वो दिख रहा है, वो एनर्जी रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तभी साइंस अगर पकड़ पा रही है उसे तो वो रिएक्ट कर रहा है, तभी देख पा रही है। लेकिन एक जो साधक होता है और एक जो ध्यानी होता है, वो अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लेता है ध्यान के जरिए, इतने सूक्ष्म गहराइयों तक जाकर उसे देख पाता है कि एक समय, एक क्षण आता है जहाँ पे वो जाकर देख पाता है कि वहाँ पे नथिंग, एक कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। उसी घटना का नाम समाधि, शून्यता का भाव, परमात्मा का दर्शन, परमाहंस या परमानंद की उपाधि, या बुद्धत्व कहें, या जैन कहें, या तीर्थंकर कहें, या पैगंबर कहें, इस घटना का नाम जब वो व्यक्ति वहां तक जाकर पहुंच के उस चीज को साक्षात देख लेता है, उस घटना को इस नामों से जाना जाता है। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों को मोटा मोटी अगर पकड़ के देखने की कोशिश करें कि ये सृष्टि जो चीज़ें दिख रही हैं, तो यह हम दिखाते हैं कि प्लस, कोई प्लस नाम की जो चीज़ है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत डीप में जाएं तो जो ब्रह्मा है वही महेश का भी काम करता है, जो महेश है वही ब्रह्मा का भी काम करता है। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इन चीज़ों में कि अगर इसे इस स्वरूप में अगर लोगों को बताया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए 3 स्वरूप में मोटा मोटी लोगों को समझाने के लिए कि 3 शक्तियाँ हैं, जबकि वो 3 शक्तियाँ नहीं, उन्हें फिर हम एक ही कहेंगे, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद वो एक तरीके से नजर आती है और वो एक भी नहीं होती है, लेकिन होती वो एक है, क्योंकि वही शक्ति उन तीनों चीजों में फॉर्मेट में एक्सचेंज कर रही होती है, तुरंत फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी वो न्यूट्रल का बिहेव कर दिया, कभी वो प्लस का बिहेव कर दिया, कभी माइनस का बिहेव कर दिया। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना पैदा हो लोगों में, तो लोगों ने इन चीज़ों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसे दूसरी भाषाओं में रज, तमस और सत्व कहा गया। रज जो कि प्रोटॉन है, जो विकास का तौर पे दिखाता है, एक विकास दिखाता है,
जैसे एक राजा का जीवन है विकासपूर्ण। तामसिक तम जो कि एक विनाश की, जो उसकी जो अपनी जो पूरी की पूरी आचरण होता है विनाश का होता है। भोग विलास करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, गलत आचरण करना, प्रकृति के नियमों के विरोध में चलना, तो वो माइनस में जा रहे होते हैं। रज प्लस में जा रहा होता है, क्योंकि उसके जीवन में एक अनुशासन होता है, संकल्प होता है। और सम सात्विक जो कि सम होता है, वो दोनों स्थितियों में सम बना रहता है। उसी सम स्थिति का नाम बुद्धत्व, जैन, पैगंबर, समाधि, कुछ भी कह सकते हैं, वो सम स्थिति का नाम है, जहाँ पे हम सुख और दुखों में भी सम बने रहते हैं। ना हमें दुख पकड़ता है, ना हमें सुख पकड़ता है। उस स्थिति का नाम सम है, जिसे रजत, तमस और सत्व कहते हैं। दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, गुणदायी होगा, और विज्ञान की दृष्टि से भी इन चीज़ों को समझने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और निरीक्षण करते रहे। साइंस सीमित नहीं है। मेरी बातों को नकारने से पहले परीक्षण करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को बता रहा हूँ। आप हो सके कि आपका विज्ञान, आपकी परीक्षण अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंची हो, तो मेरे लिए, मेरे प्रति उन चीज़ों को लेकर आपके मन में नकार पैदा हो सकता है। लेकिन नकार पैदा करके कभी भी उन्नति नहीं होती है, प्रोग्रेस नहीं होता है। तो जितना हो सके आप रिसर्च कीजिए, और बड़े बड़े रिसर्चर्स के रिसर्च को पढ़िए, और स्वतः रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, और किसी चीज़ को नकारिए नहीं। हाइपोथेसिस बहुत बड़ा मामला है। एक समय किसी ने सोचा नहीं था कि हेलीकॉप्टर हो सकता है, इंसान हवा में उड़ सकता है, लेकिन आज उड़ रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ से बैठ करके मेरा वीडियो को आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ये कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन आज ये संभव है। इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी काम असंभव नहीं है। एक समय के बाद वो चीज़ें होंगी, और वो तय है जो होंगी। इसीलिए नकार रख करके आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और रिसर्च को लगातार जारी रखिए, सीमित मत रहिए। बस आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं अब बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी का धन्यवाद।